ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या कहना चाहेंगे सर उसके ऊपर आप? True and perfect and timely, accurate intelligence. 22 अप्रैल का इंसिडेंट हिस्ट्री में लाल लफ्ज़ों से लिखा गया है। आप जानते हैं एक सोल्जर जब यूनिफॉर्म पहनता है उसकी तीन जनरेशन उसकी जो है वो सेफ हो गई। हमारे जो नौजवान हैं, क्या लगता है आपको कि उनको भी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? हर एक आदमी आर्मी में फिट नहीं हो सकता कि आई सैल्यूट टू द आर्मी फोर्सेस एंड आई सैल्यूट टू द प्लानर एंड आई सैल्यूट टू द पॉलिटिकल विल ऑफ द। चलो अच्छा हुआ ये 4 दिन में हमारे स्क्रिमिश ख़त्म हो गए। अगर ये यूक्रेन की तरह 4-6 महीने 8 महीने चलती तो क्या हमें ट्रेंड फोर्स तो नहीं मिलती। नेशनल पॉलिसी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हर यूथ को देना आई थिंक इट इज़ वेरी। जब पहलगांव में इंसिडेंट हुआ किसको ब्लेम किया गया? इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस फेल्ड। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मेरी वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। जिस तरह से माहौल चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, तो आप सभी ने देखा होगा किस तरह से जो है वो हर एक चीज आपको बखूबी सेना के थ्रू बताई जा रही है। तो इसी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही हस्ती है हमारे साथ। कर्नल है हमारे साथ इस वक्त, जो इन्फेंट्री में भी जॉब कर चुके हैं और हमारे हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आई एम ग्रेटफुल टू दी। आई थिंक मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर आकर के अपने विचार रखने और मौजूदा हालात के ऊपर मंथन करके आपके साथ बातचीत करने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इट्स अ ग्रेटफुल कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और विभिन्न बातों पे चर्चा करने की। तो सर, शुरुआत इसी से करूंगी। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसके पहले मैं अपने बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं पिछले 4 दिन के युद्ध में जो हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो सिविलियन जिन्होंने इन हालात में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका नुकसान हुआ है, मैं उन सबको उनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ और तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। विशेषकर हमारे हिमाचल के सुधर मेजर पवन कुमार जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी और कल ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। अगस्त में वो रिटायर होने वाले थे। आप इमेजिन कर सकते हैं उस परिवार की हालात, जिस परिवार में 2 महीने के बाद उनका रिटायरमेंट सेलिब्रेशन होना था। कल पूरे सैनिक ऑनर के साथ उनको विदाई। गर्व की बात है, परंतु उस परिवार की क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। अभी मैं आता हूं जो आपका क्वेश्चन है मेरे बारे में। मैं हिमाचल के एक साधारण परिवार से संबंधित हूँ। गांव से पढ़ा लिखा हूँ। कैंटोनमेंट स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई, मैट्रिक तक। उसके बाद मैंने सेना की वर्दी पहनी। 40 साल सैनिक जीवन उस वर्दी में मैंने गुजारा। मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव हर तरह का है। मैं इन्फेंट्री जैकलाई में कमीशन हुआ था। पहले वो J&K मलेशिया होती थी। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग द्रास सेक्टर में हुई थी। द्रास सेक्टर जो कि दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। और करगिल युद्ध में जो आप लोगों ने तोलोलिंग, टाइगर हिल, जितने भी नाम सुने हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने इन पैरों से उनके ऊपर पेट्रोलिंग की हुई है। और मेरा एक्सपीरियंस उस सेक्टर का शुरू का बहुत अच्छा रहा। और जब करगिल वार शुरू हुई तो मैं याद आ रहा था कि उस वक्त के आज के हालात में क्या फ़र्क है।
तो जैकलाई का स्टेंट मेरा हर जगह में रहा, डिज़र्ट में रहे, जंगल्स में, असम में रहे, जहाँ आपको बड़ी-बड़ी जो लीचीज़ खाती रहती हैं, मच्छर खाते रहते हैं, राजस्थान में जहाँ पानी नहीं मिलता। ये एक ट्रेनिंग है और ये बहुत एक सोल्जर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इन्फेंट्री की लाइफ हमें समझनी चाहिए। लोग कहते हैं इन्फेंट्री की लाइफ टफ है, नहीं, मैं समझता हूँ कि इन्फेंट्री की लाइफ हमें टफ बनाती है। इन्फेंट्री सोल्जर, इन्फेंट्री यूनिट कोई भी है, 2 से ढाई साल से एक जगह में नहीं रहती। उस मोबिलिटी में उसकी ट्रेनिंग है। आज अगर हाई एल्टीट्यूड में करगिल में बैठे हैं, कल वो असम के जंगलों में होंगे, परसों बाड़मेर के डिज़र्ट में होंगे। इससे बढ़िया ट्रेनिंग क्या हो सकती है? इसके अलावा आप उन सोल्जर को छोड़िए, आप देखिए उनके परिवार को, उस गृहिणी को, उस हाउसवाइफ को जो कि उनकी एब्सेंस में अपने परिवार को संभालती हैं। ये क्रेडिटेबल है एक इन्फेंट्री या किसी भी सोल्जर की वाइफ के लिए ऐसी ट्रांसफरेबल हालात में अपने परिवार को बढ़ाना। और आप जानते हैं कि सैनिकों के बच्चे आज कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये जॉइंट एफर्ट्स हैं, ये एनवायरनमेंट है, वातावरण है, सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारी ट्रेनिंग उनके लिए है। तो इन्फेंट्री की ट्रेनिंग के बाद कई फैक्टर थे। शायद मेरा एप्टीट्यूड था, मेरी लाइकिंग थी, मैं इंटेलिजेंस में शिफ्ट किया 6 साल इन्फेंट्री का एक्सपीरियंस लेकर के। इंटेलिजेंस में मैंने जॉब किया और वहीं से फाइनली एज ए कर्नल रिटायर हुआ हूँ। बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की। कभी यूनिफॉर्म, कभी सीवीज, कभी डिफरेंट, कभी डिफरेंट। बहुत मुश्किल है कहना कि क्या क्या हमारे प्रोफेशन में होता है। चैलेंजिंग बट इट इज़ डेफिनेटली सेटिस्फाइंग। बहुत तसल्ली होती है हमें ये देख करके कि हम कुछ अपनी तरफ से बिना दिखाए हुए, बिना एक्सपोज किए हुए, बिना लाइमलाइट में आए हुए, बिना मीडिया में, बिना किसी प्रेस में अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। आज का एग्जांपल ले लीजिए आप। जब पहलगांव में इंसिडेंट हुआ, किसको ब्लेम किया गया? इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस फेल्ड। आज जब हम 4 दिन के एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट के बाद विजयी घोषित किए हैं, वर्ल्ड में हमारी जो इस वक्त एक्सपोजर है, वर्ल्ड में जो हमारी एक क्षमता बनी है, बेस क्या है? ट्रू एंड परफेक्ट एंड टाइमली एक्यूरेट इंटेलिजेंस। ये सारा रिजल्ट जो है आज हम क्रेडिट उनको देंगे। बट इसी को तो बोलते हैं असूचना, इसी को तो बोलते हैं गुप्त। ये किसी को पता नहीं किसने बताया, कब बताया, एंड दैट इज इंटेलिजेंस। कैसे किया जाता है? दीज आर द सर्विस रिक्वायरमेंट। इसमें आपको गेन भी करना है, काउंटर भी करना है, डिनाई भी करना है और सिक्योरिटी चेक्स भी करने हैं। ये सारे के सारे एक कॉम्बो टाइप ऑफ ड्यूटीज एक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के ऊपर होती हैं और उनको सीक्रेसी रख करके, कंट्री का इंटरेस्ट टॉप पर रख करके, सेल्फ इंटरेस्ट को किनारे करके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हासिल करना होता है। सर, आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया, जैसा आप बता रहे हैं कि आप बहुत ही पहाड़ियों पर भी गए हैं, अपने कदमों से आपने वो चीज़ें नापी हैं, पहाड़ नापे हैं। सर, जब इन्फेंट्री में थे, तो आपके राइफ़ल्स कोई पसंद के जो होंगे, जो आपको अभी भी आपके पास होंगे, आपके पसंद के, जब आप उनको चलाते हों? नहीं, जिस वक्त मैं इन्फेंट्री में था उस वक्त राइफल्स बहुत बड़े राइफल होते थे, 303, 7.6। आज वो ज़माना नहीं रहा है। आज ऐसे वेपन्स आ गए हैं जिसको बच्चा भी उठा सकता है और बट उसके फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हैं, सब नहीं कर सकते। कोई ऐसे वेपन्स मैंने नहीं रखे हैं। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ना ही उस तो वक़्त हम। जब आपको लगता था आपका पसंद यस, उस वक्त ऐसा था कि हम लोगों को लाइट वेपन दिए जाते थे
तो हमें उस वक्त के मुताबिक जो हमारा 7.62 SLR वेपन होता था, दैट वाज द बेस्ट वेपन। उसके अलावा लाइट स्टेन्स होती थी, पिस्टल्स होते थे, बट उस वेपन के ऊपर रिलायंस ज़्यादा था। बाकी और स्पोर्टिंग वेपन्स भी इन्फेंट्री में होते हैं, मोटर्स होती हैं, आर्चल गन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ यूनिट्स होती हैं। तो उसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि, बट सब में ट्रेनिंग एक इन्फेंट्री ऑफिसर्स को ज़रूरी है। ऑल वेपन जो कि एक इन्फेंट्री यूनिट हैंडल कर सकती है या हमारे अपोनेंट्स के पास होती है, उसके स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, उनमें ट्रेनिंग दी जाती है और उन ट्रेनिंग के मुताबिक ही उनको उसमें माहिरता हासिल करके, ताकि एज एन ऑफिसर व्हेन आई कमांड, मैं जब एक यूनिट कमांड करूं, सब यूनिट कमांड करूं, तो मैं उसको अप्रिशिएट कर सकूं, उसकी यूटिलाइज कर सकूं, उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, ऑप्टिमम इस्तेमाल हो। ये तो सर आपने इन्फेंट्री के बाद आपने इंटेलिजेंस में आप आए हैं। कितने टाइम के बाद आपने जो है वो अपनी इंटेलिजेंस में ज्वाइन किया और दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको? 6 ईयर सर्विस मैंने इन्फेंट्री में की। बाकी ये है कि दोनों में फ़र्क, दोनों का रोल एब्सोल्युटली डिफरेंट है। दोनों की चैलेंजेस अलग हैं। इन्फेंट्री में आप फिजिकल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आपका होता है, वेयर एज इंटेलिजेंस में आपका एप्लीकेशन एंड थिंकिंग में ज़्यादा है, बिकॉज उसमें आपको देर इज़ नो बॉडी टू गाइड, देर इज़ नो बॉडी टू एडवाइज यू, ओनली you have to think, react to the situation. Whereas infantry, if you are physically fit, you have knowledge, you have courage, you are doing those tasks जो आपको करना है। बट इंटेलिजेंस में आपको और गहराई में जा कर के, क्योंकि आपकी एक इनपुट के ऊपर बहुत कुछ मुनसर करता है। सर जब आप इंटेलिजेंस में रहे तो आपने बहुत जगहों पे जाके अपनी जो है वो सर्विस दी होगी इंटेलिजेंस के दौरान। तो अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो तैयारी करते थे? अगर आप सिविल ड्रेस में हैं तो कैसे आप अगर किसी को मैसेज करना हो तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें एक सिस्टम बने होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक सिस्टम में आप जिसमें ढल जाते हैं, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करना होता है और ये कोई दिक्कत नहीं होती। आप कहीं भी जाइए, उसके मुताबिक आप दिए हुए सिस्टम के मुताबिक आप काम करते हैं, एक एक रूटीन की तरह हो जाता है। इसमें कोई कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं आती उसमें। सर जो डिप्लॉयमेंट होती है आप लोगों की तो वो किस तरह से आपको पता चलती है उस वक़्त? किसमें? जब आप फील्ड में होते हैं जैसे ना रेजिमेंट का आपका किस तरह से डिप्लॉयमेंट्स होते हैं अलग-अलग जगहों पे, तो आपको कैसे पता चलता है कि जो हमारा दुश्मन है, उस जगह पे ये वाली कोर है या ये वाला हमारा है? आजकल कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए आज ये सारा, आजकल तो इतना कि सैटेलाइट के ज़रिए सारी पिक्चर्स आ रही हैं। पुराने टाइम में आप उसको इन्फॉर्मेशन थ्रू गेन करते थे, एम्बेसीज़ के थ्रू लेते हैं, कई तरीके हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि सबको पता है कि फ़लानी जगह फ़लानी कोर है, फ़लानी जगह ये है। ये कोई सीक्रेट्स नहीं रह गए हैं आजकल। कौन सी यूनिट मूव हुई, पहले ज़माने में पता नहीं लगता था, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम थे, तो लोगों के थ्रू पता कर लेते थे। आ जाता था कि दुश्मन की कौन सी यूनिट कहाँ है, ये सारी चीज़ें आ जाती थी इसमें, और कोई कोई ज़्यादा सीक्रेसी नहीं होती। सर आपको भी क्या लगता है कि जो हमारी टॉप आर्मीज़ हैं, कोई 3 आपको जो लगता है, इंडियन आर्मी के अलावा और कौन सी? देखिए ऐसा है कि एज ए कंट्रीमैन मैं तो यही बोलूँगा कि वी आर ऑन द टॉप, इसमें कोई डाउट नहीं, और हमने प्रूव किया है। लोग जो भी बोलें, देखिए चाहे आज आज आप मेरे को ये बताइए, क्यों ना बोलूँ मैं कि हम टॉप पर हैं। यूक्रेन लड़ाई को कितने दिन हो गए, कोई जीता? रशिया जैसी कंट्री जो कि वर्ल्ड पावर में आती है, अमेरिकन जैसे कंट्री जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, कोई जीता? मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन आर्मी टॉप पर है, क्योंकि 4 दिन में उन्होंने उनको धरा पर सिला दिया। इससे बड़ी और क्या है? तो मैं तो यही बोलूँगा, इससे बेटर कोई नहीं। बाकी कोई कंपैरिजन नहीं। कंपैरिजन किसी भी फोर्स का उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। कंपैरिजन किसी भी फोर्स का उनके रिजल्ट्स पर होता है। कंपैरिजन किसी भी फोर्स का उसके लीडरशिप पर होता है। कंपैरिजन किसी भी फोर्स का उसकी लोकल
पॉपुलैरिटी के ऊपर होता है, कंपैरिजन किसी भी फोर्स का पॉलिटिकल सेटअप के साथ उनका स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो एज पर हम आज जो हम हैं, हम हर तरह से आई थिंक टॉपर है। जैसे यूक्रेन वॉर है तो उसमें भी कोई नहीं जीता, लेकिन जब भारत की बात आई है तो भारत जीता है। सर आगे बढ़ूंगी, जब आप इंटेलिजेंस में आगे जॉब मतलब कर रहे हैं तो उस वक्त पे एक कोई ऑपरेशन ऐसा रहा हो जो बहुत बड़ा चला हो? ऑपरेशन में आपको बाकी तो चलो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, मैं आई विल टेल यू जो जिसमें कि काफ़ी कुछ सीखा एंड इट वाज चैलेंजिंग। 1984 का जो ब्लू स्टार था, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें हमारा रोल बहुत अच्छा था। उस वक्त मैं एज ए OIC इंटरोगेशन सेल पंजाब में था किसी जगह पर, और वहाँ डेली मिलिटेंट का इन्फ्लक्स गाड़ियों से भरा हुआ आता था, और हमारे पास IB मिलिट्री सिविल इंटेलिजेंस पुलिस सारे ऑफिसर्स दे वर वर्किंग विद अस, बट वो कोई आगे आकर के कई काम नहीं करना चाहिए, उनको पता उनकी आइडेंटिटी लीक हो जाती थी। हमारे लिए बहुत चैलेंज थी आर्मी के लिए, और उसमें कई चैलेंजेस होते हुए भी काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मिलिटेंट्स को उनको हैंडल करना, वो भी अपने पंजाब के मिलिटेंट, और उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी उसको देख के उस 2 महीने के ऑपरेशंस के बीच में दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग एंड प्रोफेशनली बहुत ही साउंड एक्सपीरियंस रहा। सर उस दौरान किस तरह से रेस्ट करते होंगे आप, कैसे मैनेज करते होंगे सारी चीज़? सब मैनेज हो जाता है, 24 आवर्स 24/7 हमें काम करना है। मगर उसमें क्या आज हमारे इस एज में प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो नेता हैं जो इन चीज़ों को डील करते हैं, उन्होंने कभी रेस्ट का नाम सुना? जब प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की बात आती है प्रीत जी, उस वक्त सिर्फ यही होता है कि आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। सर आपकी एज अभी तकरीबन 78 और 79 के करीब हो गई है। तो सर अभी आप हमारे जो नौजवान हैं, क्या लगता है आपको कि उनको भी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा है कि जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप में आर्मी के लिए एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है। हर एक आदमी आर्मी में फिट नहीं हो सकता। एप्टीट्यूड जिसमें है वो आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। क्योंकि जिस चीज़ को आप लाइक नहीं करते उस चीज़ को मैं नहीं समझता हूँ कि कभी कामयाबी मिलेगी। दूसरा, आपका फिजिकल फिटनेस, अडॉप्टेबिलिटी और डिसिप्लिन, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिसिप्लिन के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आर्मी में नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी लाइफ की बैकबोन है। डिसिप्लिन किसी वक्त और इसके ऊपर मैं ज़रूरत पड़ी तो टॉक दूंगा। यूथ के लिए आज हर चीज़ को नॉर्मली एक प्रोफेशन समझ करके ज्वाइन करते हैं। लाइवलीहुड, मैं समझता हूँ डिफेंस सर्विस, यस देयर इज़ नो डाउट लाइवलीहुड है, बट देयर इज़ समथिंग मोर देन दैट, डेफिनेटली मोर। और करियर एंड डिफेंस फोर्सेस के ऊपर किसी वक्त आप टाइम निकालिएगा, आई विल गिव यू अ डिटेल टॉक ऑन दैट, हाउ टू मोटिवेट यूथ, कैसे उनको आना चाहिए, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये एक बहुत लंबा विषय है, बट आज के टाइम पर इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि हर यूथ को अगर अवसर मिले और वो फिज़िकली फिट है और उसमें एप्टीट्यूड है तो वो ज़रूर डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करे। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का समुंदर खुला हुआ है, कोई कमी नहीं है। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि बाहर रह करके कभी वो इमेजिन नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज यूथ
आज वक्त आ गया है। आपने देखा हमारी ब्रीफिंग कल लेडी कर रही हैं दोनों। जी। आज एनडीए में लेडीज आ रही हैं, गर्ल्स जा रही हैं, पूरा स्क्वाडन एक उनके लिए रखा है। आज रेगुलर कमीशन करके यूनिट्स कमांड कर रही हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है। अगर वो चैलेंजेस ले सकती हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं? मैं ये देखता हूँ कि एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए लाख लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। जब अग्निवीर की बारी आती है तो उसमें दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? ये एक बहुत ज़रूरी है। कंट्री इज़ द फर्स्ट। आप मोटिव सुनिए। हमारे इतने अच्छे लीडरशिप आज आपके पास है जो कि सबको ये बताता है कि कंट्री इज़ द फर्स्ट। मैं समझता हूँ हर यूथ को ये समझना चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ आकर के नॉट ओनली अपनी लाइवलीहुड बट अपना करियर, अपने भविष्य के लिए। आप जानते हैं एक सोल्जर जब यूनिफॉर्म पहनता है उसकी तीन जनरेशन उसकी जो है वो सेफ हो जाती है। उसके पेरेंट्स, उनको सारी फैसिलिटीज़ ऑथराइज है। उसकी वाइफ और बच्चे, सारी फैसिलिटी ऑथराइज है। उसको खुद को सारी फैसिलिटी। आप मेरे को बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये फैसिलिटी देता है? आज अग्निवीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ ये 4 दिन में हमारे स्क्रिमिश ख़त्म हो गई। बाय द वे, अगर ये यूक्रेन की तरह 4-6 महीने 8 महीने चलती तो क्या हमें ट्रेंड फोर्स वो नहीं मिलती? आज क्यों ऑर्डर दिए गए कि टीएसए जो भी घर में बैठे हैं उनको 42 ईयर्स तक जितने हैं उनको रेडी रखिए, एनसीसी में जितने हैं उनको तैयार रखिए। तो क्या आज ऐसे टाइम पर नेशनल पॉलिसी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हर यूथ को देना, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे यूथ को आज समझना चाहिए, नॉट ओनली फॉर लाइवलीहुड बट फॉर द कंट्री, और अपने परिवार के लिए, सबके लिए। इससे बेटर करियर कोई नहीं हो सकता। जो भी उत्सर आपको इस वक्त सुन रहा होगा, देख रहा होगा, वो शायद आपकी बातों से ज़रूर मोटिवेट होगा। तो सर, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया है। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी सर। ऑपरेशन सिंदूर सबकी आंखों में और सबके कानों में वो गूंजा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर उसके ऊपर आप? बिल्कुल, आज ये डेफिनेटली हॉट टॉपिक है और होना भी चाहिए। कंट्री की इज्जत दांव पर लगी थी। 22 अप्रैल का इंसिडेंट हिस्ट्री में लाल लफ्ज़ों से लिखा गया है, और डेफिनेटली जिस कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसा डेडिकेटेड लीडर बैठा हो, जनता के दिल में विश्वास होना चाहिए था कि इसका रिटेलिएशन होगा। मगर ये चीज़ें जल्दीबाजी में नहीं होती, और जब इसका रिटेलिएशन हुआ, देखिए ऐसा है, आर्मी सारी स्ट्रांग होती है। मेरे को याद है 65 में 71 का जब आप स्टडी करो, पाकिस्तान के पठान बटालियंस, पठान रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते थे। जब इन्होंने बांग्लादेश में स्टैंडर्ड किया, सबसे इम्पॉर्टेंट किसी कंट्री के लिए है पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल लीडरशिप। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, आर्मी कैन नॉट मूव, आर्मी कैन नॉट परफॉर्म। आज आप एक एक सेंटेंस अपने प्राइम मिनिस्टर का सुनिए। मैंने आर्मी को पूरी छूट दे रखी है। आर्मी जो एक्शन चाहे, जो करे, पूरा इनिशिएटिव है। जब एक कमांडर को इतनी पावर मिलती है तो क्या आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी? आज जो ऑपरेशन सिंदूर जो भी नाम दिया है, बड़ा ही ऑस्पिशियस नाम है। लाइटर साइड में बोलूँगा, एक महिला हमारे धर्म में जब आखिरी रिचुअल होता है सिंदूर का, उसके बाद उम्र भर के लिए उसकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है। बट उसी सिंदूर को पाकिस्तान
4 दिन सहन नहीं कर सका। 4 दिन में उनका सब कुछ ऑलमोस्ट मलिया मिट हो गया। सिंदूर लफ्ज़, इसका बड़ा डीप मीनिंग है। स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ destructive opponents with retaliation of different type। ये सारा कुछ उससे बना है ये, अगर इसका एक एक लफ्ज़ का मीनिंग लें तो, और उसको रिजल्ट को अचीव किया है। इससे कई लेसन निकलेंगे। आप मीडिया में देख रहे हैं, मैं ज़्यादा एलेबरेट नहीं करूँगा, अखबारों में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ एज ए ले मैन, आम आदमी, हमें ये समझना है कि इससे कंट्री की यूनिटी दिखाई दी कि हम सब एक हैं। कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। दूसरा, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर्स में, मिलिट्री पावर नहीं होती बेसिकली, मिलिट्री सर्विसेज में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन का नमूना वर्ल्ड को पेश किया गया है जो कि आने वाली मिलिट्री हिस्ट्री के लिए एक सब्जेक्ट रहेगा लोगों के लिए। आज पाकिस्तान का ऐसा क्यों सिचुएशन है? बिकॉज इन दोनों में, मिलिट्री और पॉलिटिक्स में डिफरेंस है। उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, मिलिट्री वालों ने फिर वायलेट कर दिया। वो चीज़ इंडिया में नहीं हो सकती। पॉलिटिकल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन टॉप पर है। बाकी रहा ये जो आपका मध्यस्थता बोल रहे हैं, ट्रंप का रोल है, ये ट्रंप इज़ अ डिफरेंट लीडर, वोकल है। पुतिन इज नॉट अ वोकल। पुतिन, मोदी डिफरेंट नेचर हैं, क्वाइट रहते हैं, करते रहते हैं सारा कुछ। इसलिए सिंदूर मिलिट्री हिस्ट्री के लिए, आम जनता के लिए एक स्टडी का बहुत अच्छा अवसर है, सबके लिए, पॉलिटिशियन के लिए, सोल्जर्स के लिए और हिस्टोरियन के लिए। सेकेंडली, फॉर फ्यूचर प्लानर्स के लिए। इसमें एक और बड़ी कामयाबी, दैट इज़ द सक्सेस, थिंक टैंक की जो सक्सेस है। हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक थिंक टैंक होता है। उस थिंक टैंक की जो सक्सेस है वो वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है कि प्रिसीशन के साथ जहाँ चाहते थे वहाँ गए हम। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। और हमें इसमें एक ही चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि पॉजिटिव साइड को देखें, पॉलिटिकल ना बनाएं। इस वक्त पॉलिटिशियंस कई चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करेंगे, होगा, डेमोक्रेसी में होता है। बट देन ओवरऑल अगर हम देखें तो मैं कहता हूँ कि आई सैल्यूट टू द आर्मी फोर्सेस एंड आई सैल्यूट टू द प्लानर्स एंड आई सैल्यूट टू द पॉलिटिकल विल ऑफ द कंट्री। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे स्टूडियो आए, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ कर्नल रमेश वालिया जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में भी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बहुत ही गहराई से चर्चा की है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।